अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बीबी जी आप तैयार हो जाएं, छोटे साईं गाड़ी निकाले आपका इंतजार करेंगे। वो जो सोचों में गुम बेड पर बैठी हुई थी फौरन बोली, सुनो, अपने साहब को बोलो मैं नहीं जा रही, यही डैड के पास रहना चाहती हूँ। उसे सरदस्पाट लहजे में नूरी को इतला दे। सच बीबी जी, मैं अभी हुसैन को यह खुशखबरी देती हूँ। नूरी इसकी बात सुनकर खुशी से पागल होते हुए शावेज को बताने भागी थी। उनके घर के नौकर भी दिल से अपने मालिक का दर्द महसूस करते थे और कल से जो एहसान शाह की हालत थी वो तो सभी देख रहे थे। शावेज को उसके इनकार से शौक लगा था। कुछ देर नासमझी से नूरी का चेहरा देखता रहा। उसे जाने की इजाजत दे दी थी, मगर कल से शावेज सोच सोच कर थक चुका था कि जब से उसे अपनी मां की असलियत मालूम हो चुकी तो वह क्यों इनके पास जाना चाहती है। सिर्फ और सिर्फ जिद में अपना नुकसान करने को भी तैयार है ये पागल लड़की। मगर अब वो ये सुनकर खुश हो गया था कि चलो इस खुदसर लड़की ने कोई तो अकल का काम किया। वो तो समझ रहा था कि बाबा उसे यहाँ रहने पर मजबूर कर देंगे तो भी नहीं रहेगी, मगर उसने ना सिर्फ रुकने की हामी भरी थी बल्कि यहाँ ही रहने को तैयार हो गई थी। तो क्या उसके बाबा को कबूल कर लिया? क्या उनकी मोहब्बत पर इतबार कर लिया? आने के फैसले से वो बेहद खुश था। अब बात खुद के लिए राजी करना था। उस सरफिरी अंग्रेज को खुशी की लहर से शावेज के अंदर दौड़ने लगी थी। वो बाबा के पास आया, जिनके कल से वो खुद को कमरे में बंद किया हुआ था कि ना बेटी को रोक पा रहे थे, ना इसे बेचने का खुद में हौसला रखते थे। बाबा, हानिया नहीं जा रही, हमारे साथ ही रहेगी अब। उसने जब एहसान शाह को बताया तो वो हैरत व मुसरत से शावेज की तरफ बढ़े थे। सच कह रही हो तुम शाहो? मेरी मोहब्बत रंग ले आई, मेरी इबादतों में वो कबूलियत का लम्हा लिख दिया गया है, मेरी दुआएं कबूल हो गई हैं। मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा? ओ मेरे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक, मेरी बेटी तूने मुझे लुटा दी। अब वो मुझे बाबा बोलेगी। शाहो तुम्हारी तरह ही खुशी से कपकपाता है लहजा और यकदम मिलने वाली खुशी ने उन्हें इतना बदल दिया था कि पूरी बात भी नहीं बोल पा रहे थे कि आंखों में चमकते आंसू, चेहरे पर मुस्कुराहट। शावेज ने उन्हें आज से पहले इतना खुश कभी नहीं देखा था। शावेज ने दिल ही दिल में उनकी खुशी हमेशा कायम रहने की दुआ की, मगर वो नहीं जानता था कि उनकी सारी खुशियों को वो अपने हाथों से ही खत्म करेगा। चलो शाहू, आज मैं अपने दोनों बच्चों के साथ नाश्ता करूंगा। पापा की खुशी दीदनी थी, वो तो खुशी से हवाओं में उड़ रहे थे। अब तो एहसान शाह हर चीज बुलाए बस हानिया को सामने बिठाए बातें करते रहते थे। हालांकि हानिया कम ही बोलती थी, मगर एहसान शाह को तो हानिया की शक्ल में कोई खजाना ही मिल गया था। उसकी बचपन की बातें, हर वो पल जब जब उसे बेहद याद किया था, वो सब कुछ ही उसे शेयर करना चाहते थे। कुछ दिन से उनके सारे सियासी और अपने काम शावेज ही संभाल रहा था। वो दोनों बाप बेटी को एक साथ वक्त गुजारने का मौका दे रहा था। फिर तो उसकी ही बारी आनी थी ना, जब एहसान शाह सियासी कामों में मसरूफ हो जाएंगे। इस वक्त हानिया अकेली होगी और वो खुद को भी उसकी नजर में अच्छा बनाने की कोशिश करेगा। डैड, आपने मॉम को क्यों छोड़ा था? कितने दिनों का सवाल उसके लबों पर आ ही गया था। वो इस मिस्ट्री को हल करना चाहती थी कि कौन गलत था। दोनों में से बाप के साथ कुछ दिन गुजारकर उसकी मोहब्बत पर तो उसे यकीन आने ही लगा था, मगर अभी भी कुछ बातें बाकी थी जिसके दिल में फांस की तरह चुभती थी। अब वो एहसान शाह से बेतकल्फी से बात करने लगी थी। एहसान शाह कुछ देर गौर से उसको देखते रहे कि कितनी बदगुमान रहे हैं उसकी बेटी। उन्होंने सोचा, क्या उन्होंने जानबूझ के छोड़ा था या उन्हें मजबूर किया गया था? वो कुछ देर सोच में डूबे हुए कि कहाँ से बात शुरू करें। मैंने तुम्हारी मां को नहीं चढ़ा था, उसने मुझसे खुद हुला ली थी। तो वजह क्या थी? वजह कोई खास नहीं थी, बस जो औरतें शादी के बाद ससुराल को समझने और वहां रहने के बजाय मेके पर नाजा हो और मेके का गरूर सर पर सवार हो तो उनकी एडजस्टमेंट मुश्किल हो जाती है। उसने मुझे दौलत की तिजोरी समझकर शादी की, फिर से तिजोरी को अपनी मर्जी से खर्च करना चाहा और यहाँ ही मेरा और उसका इख्तलाफ हुआ। उन्होंने डके छुपे अल्फाजों में शमैला बेगम की लालची तबीयत से आगाह करना चाहा। साफ साफ वो कह नहीं सकते थे कि अभी वो अपनी माँ के लिए दिमाग से सोचती है और कहीं फिर से उससे बदगुमान होकर चली ना जाए। आपने मां को पाई पाई का मोहताज कर दिया था, उन्हें कैद में रखते थे, इतनी दौलत होने के बावजूद भी उन्हें खर्चा नहीं देते थे। आप एक शक्की और जालिम शौहर थे। गलत, बिल्कुल। खुदा गवाह है कि मैंने कभी ऐसे पैसे का मान नहीं किया था। हर माह उसके बैंक अकाउंट में एक बड़ी रकम जमा की जाती है। उसके अलावा 50 लाख जो मैंने उसे मुंह दिखाई में दिया था, वो हक मेहर की बड़ी अमाउंट, शादी के सारी ज्वेलरी भी उसके ही पास थी। मगर फिर भी उसने अपनी लालची फितरत से मजबूर होकर मुझे तंग करना शुरू कर दिया कि मैं अपनी सारी जायदाद इसके नाम लिख दूं, जो मैंने नहीं किया। तो नतीजा सामने आया। तो क्यों नहीं दी जायदाद माम को? क्या वो हकदार नहीं थी? एहसान शाह ने हैरत से बेटी को देखा था। आज वो उनसे अपनी मां के लिए सवाल कर रही थी, ये सोचे बगैर कि रिश्तों में जमीन जायदाद पैसा कब अहमियत रहता है। नहीं, मगर कोई कमी नहीं थी। फिर सब कुछ उसका ही तो था। उसे पता नहीं जल्दी किस बात की थी। आपने मेरे लिए क्या किया? जो मोहब्बत आपको मुझसे अब हुई है वो 20 साल तक क्यों नहीं जागी? और आपने मुझसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की इतने साल? वो उसके एक एक सवाल पर हैरान होते हुए बड़े सब्र से जवाब दे रहे थे। जानते थे कि 20 साल का जहर है जो कुछ दिन में खत्म नहीं हो सकता है। आई नो बेटा, आपको मुझसे बहुत ही शिकायत है, मगर मैं मजबूर था। जब आपकी मामू से हल्ला के बाद
चोरी छुपे पाकिस्तान से गई थी और कई साल बावजूद कोशिश के भी मैं आप लोगों का पता नहीं लगा सका कि शिमला शायद जाती थी कि मैं कहाँ तक मालूमात रखता हूँ। फिर तकरीबन 5 साल बाद उसका हाथ आया। उसने मुझसे तुम्हारी परवरिश का खर्चा मांगा था और मैं अपनी ये जिम्मेदारी बखूबी निभाई थी। हर माह मैं 50 लाख रुपए उसके भाई के अकाउंट में ट्रांसफर करवाया करता था, सिर्फ तुम्हारे लिए कि मेरे पास तुम्हारी माँ का कोई पता नहीं था। उसने मुझसे यह कहा था कि वो अपने भाई के जरिए ही मुझसे कॉन्टेक्ट में रहेगी। व्हाट? उस पर हैरत का पहाड़ टूटा था। डैड, क्या आप सच कह रहे हैं? उसे यकीन नहीं आया था। बिल्कुल सच, क्योंकि तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हें नहीं बताया था। नहीं, कभी नहीं, बल्कि मुझे तो ये कहा गया था कि मेरा बाप इंतहाई अमीर मगर जालिम और खुदगर्ज इंसान है। उसने कभी भी मुझे अपनी बेटी नहीं माना। मेरा आज से सारा खर्चा मेरे मामू उठाते आए हैं। ओ खुदाया, इस औरत ने कितने झूठ बोले, कितने धोखे दिए हैं मुझे और तुम्हें भी। तुम्हारे मामू इस काबिल कहाँ है कि वो तो अपने बाप के बिजनेस को भी कई साल पहले ही खत्म कर चुके थे अपनी फितरत के हाथों मजबूर होकर। और बेटा जानी, मेरे पास तो हर चीज की रसीद मौजूद है, रकम वसूल करने की और मेरे बेचने की भी। हानिया जो उनसे आज इतने हिसाब किताब करने बैठी थी अपने बाप से, बाप के माँ के लाख समझाने के बावजूद भी इन लोगों के सामने मोहब्बत का नाटक करना है। अब खुद लाजवाब भी खामोश हो चुकी थी कि एहसान शाह के पास तो हर बात का जवाब था, वो भी सबूतों के साथ। कौन सच्चा था कौन झूठा? अगर डैड सच्चे थे तो मॉम ने अपने शोर से बदला लेने के लिए एक बेटी को उसके बाप से इतने साल दूर रखा। हानिया हकीकत में चकरा गए थे। ये समझ नहीं पा रही थी कि अभी तो बहुत ही राज थे, बहुत सी बातें थी समझने वाली। मॉम ने कितने झूठ बोले थे और क्यों डैड उसे बिला रहे थे अपनी बातों से। सुबह उठते ही हने को एहसान शाह की जाने की इतला मिल चुकी थी, जिससे उसका मूड खराब हुआ था। अचानक 2 सियासी जमातों में इतलाफ होने की वजह से एहसान शाह को सुबह सुबह ही जाना पड़ा था। यह सुनकर हानिया जो थोड़ा बहुत यकीन आया था अपने बाप पर, वो भी खत्म हो गया कि उन्होंने सुबह से उसे वो सारे सबूत दिखाने थे जिसे वो सच्चे साबित होते। मगर अब उनके बिन बता चले जाने पर वो फिर से बदगुमान हुई थी। उसे वही करना था जो माम ने कहा था। आज उसने आदल से भी बात की थी, जिसके बड़े मामू का बेटा था। उसे बचपन से ही पसंद करता था। अब तो शावेद जैसे बदतमीज को देखने के बाद उसे भी अदल में कोई बुराई नहीं नजर आती थी। माम तो चाहती थी कि जल्द अज जल्द प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर मैं आ जाऊं तो वो मेरी शावेद से तलाक करवा कर आदल से शादी करवाएंगे, जो वह हर काल के आहार में इसे जिताना जरूरी समझती थी। वो सोच में डूबी खामोशी से नाश्ता कर रही थी कि कहाँ से बात शुरू करे। उसके साथ बैठा हुआ शावेद बार बार उसकी तरफ देखता था। वो जानता था कि बाबा के अचानक चले जाने से वो उदास है, मगर वो भी मजबूर था, बहुत ज्यादा। बड़ा मसाइल दरपेश नहीं हुआ था तो वो ऐसे अपनी बेटी को छोड़कर नहीं जाते। हानिया, चलो तुम्हें फार्म हाउस लेकर चलो, तुम एंजॉय करोगे, शावेद ने अचानक कहा। उसे नजर उठाकर उसको देखा, फिर कुछ सोच कर मुस्कुराई थी और हाँ में सर हिलाया जैसे वो राजी हो। फार्म हाउस के करीब सरसब्ज जंगल था। उससे कुछ दूर फार्म हाउस बनाया गया था। ये जगह आबादी से कुछ दूर थी, बहुत ही ज्यादा पुरसुकून और कुदरती खूबसूरती से मालामाल था। दूर तक फैली हुई जमीनें उसके दादा अजीम शाह की ही मलकियत थी। हानिया को अब यहाँ आने का फैसला सही लगा था। अभी कुछ देर पहले ही वो शावेज के साथ ही उसके बाग की सैर करके आई थी। कल से ही वो लोग मुख्तलिफ जगहों पर घूम फिर कर एंजॉय कर रहे थे। उसे खूबसूरत सी झील पर लाया था जो फार्म हाउस से कुछ दूर एक छोटे से कॉटेज के करीब थे। यहाँ शावेज ने ही उसके इर्द गिर्द कुछ तब्दीलियां करवाने के बाद इस झील को और ज्यादा खूबसूरत बनाया था। ये जगह उसकी सबसे ज्यादा फेवरेट थी। बचपन का काफी वक्त तन्हाई में यहाँ गुजारा करता था, मगर अब हानिया के साथ गुजारा हुआ ये वक्त उसकी जिंदगी का सबसे ज्यादा हसीन पल थे। दूसरी तरफ हानिया उसके जज्बों से अनजान खुद की आजादी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रही थी। न जाने दोबारा ये मौका मिले या ना मिले, उसने ये दिन सच में बहुत ज्यादा एंजॉय किए थे। कितने दिनों बाद तो अपना आप आजाद होता हुआ महसूस हुआ था। आज 2 दिन हो गए थे उन्हें यहाँ आए हुए और किसी हद तक हानिया शावेज से बेतकल्लुफ हो गई थी। दोनों के बीच दोस्ताना माहौल कायम हो चुका था, जिसमें ज्यादातर हाथ हानिया का ही था, जो अपनी माम के कहने पर ये सब करके आग से खेल रही थी, अपने अंजाम से अनजान होकर। उसे कुछ दूर खड़ा हुआ शावेज उसे जहाँ छोड़कर मुलाजमा को हदायत दे रहा था। पूरे गांव की जमीन जायदाद की जिम्मेदारी शावेज पर थी। उसके साथ शहर में उसका बिजनेस भी था, शावेज ही संभालता था, क्योंकि एहसान शाह तो सियासी सरगर्मियों की वजह से कम ही टाइम निकाल पाते थे। उन्होंने अपने लोगों की खिदमत के लिए ही अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया था। मजबूर बेसहारा लोगों की मदद करके सुकून हासिल करते थे और इस तरह अपनी तन्हाई को भी कुछ दूर कर लिया करते थे। इसी वजह से आज वो अपने इतने सालों बाद आई हुई बेटी के लिए भी टाइम नहीं निकाल पा रहे थे। हानिया झील के पानी में पैर डाले हुए बैठी सामने मुलाजिम को हदा देते हुए शावेज को गौर देखने लगी थी कि इस शख्स को इतना खुद पर घमंड क्यों है जो किसी को भी खाते में नहीं लाता। शेपुर से निकलता हुआ कद, मजबूत डील डोल वाली जिसामत, सूरज सफेद रंग जो धूप की शिद्दत से सुर पड़ी थी, बड़ी बड़ी नशीली आंखें, मगरूर खड़ी नाक जिस पर गुस्सा हर वक्त डरा रहता था, जैसे पूरी दुनिया उसकी खरीदी गुलाम हो। बड़े बड़े अनाबी होंठों पर गन्नी मुझे हल्की शेव, उसका जुनूनी दियोतु जैसा हुसन
हरगिज नजर अंदाज करने वाला नहीं था। उसे ऐसे गौर देखने के बाद हानिया को भी एतराफ करना पड़ना कि सच ही कहते हैं गांव के लोग। उसे शहजादा एक पल को उसका दिल धड़का था, मगर यह भी एक पल के लिए ही था। उसने फौरन खुद को संभाला। ये मैं इस खरूज पर इतनी तवज्जो क्यों दे रही हूँ? मुझे तो उसे दीवाना बनाकर अपना रास्ता साफ करना है। अगर ये शाहू का मगरू शहजादा था तो वो भी जिद्दी शहजादी थी, जिसने कभी हार नहीं मानी और ना ही कभी किसी के सामने झुकी है। अपने जज्बा पर कंट्रोल करने का अबोध उसे बचपन से ही हासिल था। अब भी सर झटक गई। वो भी हानिया शाह थी, उसकी टक्कर की, जिसका बहुत मुश्किल था उसे कबूल करना। वो टूट तो सकती थी मगर झुक नहीं सकती थी। अब देखना यह था कि सारे खेल में शामात किसकी होती है। कैसा लगा है अपना गाँव? वो अपनी सोच में इतनी घूमती कि शाहबेज के पास आकर बैठने का भी मालूम ना हो सका। क्या कहा? मैंने कहा कैसा महसूस कर रही हो तुम? खुश हो ना? शाहबेज के बराबर बैठकर उसे अपनी नजरों की गिरफ्त में लेते हुए पूछा था। बहुत अच्छा, उसने बड़ी प्यार बड़ी मुस्कुराहट से जवाब दिया। हानिया के खूबसूरत मासूम चेहरे पर यह मुस्कुराहट एक हसीन तरीन मंजर पेश कर रही थी, जो पास बैठे शाहबेज के दिल पर बिजलियां गिराने का काम बाखूबी कर रहे थे। अब दोनों एक दूसरे के पसंद नापसंद के बारे में बातें कर रहे थे। हानिया ही ज्यादा बोल रही थी और शाहबेज उसकी मीठी आवाज अपने दिल में उतार रहा था। अगर इस वक्त कोई उसे देख लेता तो हैरत से फोत हो जाता कि कोई मजनू ही लग रहा था, कोई सा गुस्सा खुद को बुलाए बैठा था। देखते देखते उसने बेखुद होकर हानिया के चेहरे को छुआ, फिर एक एक नुक्श को बेखुद सा होकर हाथ से छूने लगा। वही हाथ अब हानिया के बालों में फंसाकर एक झटके से उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब तर किया, उस पर झुकने लगा। मगर अब भी कोई शरारत करता जब हानिया एक झटके से उसे दूर होते हुए होश में आई थी। प्लीज शाह, क्या कर रही हो आप? उसे दूर होते हुए होश में लाई थी, जो कि शाहबेज को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। इसे ग्रेस की वजह माथे पर बल डाले हुए सख्त लहजे में पूछा। मैं अभी ये सब नहीं चाहती। अपने प्लान के मुताबिक उसने शाहबेज को खुद से करीब आने की इजाजत तो दे दी थी, मगर वो ये भूल बैठी थी कि उनके दोनों के दरमियान रिश्ता क्या है। सिर्फ साथ बैठकर बात करना और घूमना फिरना ही नहीं होता, वो भी बहुत कुछ चाहिए होगा उसके शोहर को उससे। अब हानिया ये सब देखने के बाद इससे घबरा रही थी कि ये सब तो पहली बार हुआ है उसके साथ। आज तक किसी मर्द ने छूने की हिम्मत नहीं की थी, तो ये सब भी बहुत ही अजीब लग रहा था। क्यों? जब हमारा निकाह हो चुका है, शादी भी तुम्हारी मुझसे होगी, तो इन सबको मैं क्या समझू? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में हनी? कहीं तुम्हारा इरादा यहाँ से जाने का तो नहीं है? बताओ मुझे। शाहबेज ने झटके से उसका बाजू अपनी जड़हाना गिरफ्त में लेकर अपनी तरफ खींचा, उसके मुंह पर घुराया। गुस्से से लाल अंगारा आंखों में ऐसा लग रहा था कि खून उतर आया हो। वो सूरज चेहरा उसके बेहद करीब किए हुए तेज तेज सांसों के साथ चैलेंज करता हुआ बोला। वो कोई साइको जुनूनी ही लग रहा था, जिससे अभी उसने हाँ की और उसके जिस्म से जान खींच लेगा। हानिया पूरी आंखें खोले हुए लट्ठे की तरह सफेद चिराली हुए फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। उसे समझ नहीं आया था कि एक सेकंड में कोई इंसान बदल सकता है। अभी मोहब्बत जता रहा था, अब जान लेने को तैयार बैठा था। दिल ही दिल में बोल भी रही थी कि ये जलाल पहले तो इतना पागल नहीं था जितना अब महसूस हो रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं बस थोड़ा वक्त चाहती हूँ। अभी तो आई हूँ, समझ में टाइम तो लगेगा ना। पहले तो उसकी जुबान लड़खड़ाई, फिर अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए नॉर्मल होकर बोली। उसे अपनी आजादी फिर से कैद में जाती हुई महसूस होने लगी थी। अब वो हानिया कभी नहीं होने देगी। आपकी बार वो उस जलाल की कैसे रहाई हासिल करके रहेगी? वो भी अपने हक के साथ, जो उसका है, उसकी सारी प्रॉपर्टी जो मामले के लिए साथ लाने को कहा है। हानिया के चेहरे पर दर्द के आसार देखकर शाहबेज ने खुद को संभाला। न जाने क्या होने वाला था उसे। जब से हानिया आई थी उसके दूर जाने के ख्याल से वो पागल होने लगता था, खुद पर कंट्रोल खो बैठा था। गुस्सा था, हद से बढ़ जाता था। जलता फिरता हुआ आग का शूला बन गया था, जो कभी भी किसी को भी जलाकर राख काटता था। बालों में हाथ फेर कर एक नजर उसकी तरफ देखा, जो मुंह मोड़े खामोश बैठी हुई थी। मेरी तरफ देखो, शाहबेज ने नरमी से कहा, मगर हानिया ने कोई रिस्पॉन्स ना दिया। जब शाहबेज ने हाथ बढ़ाकर उसकी थोड़ी नरमी से पकड़कर रूह अपनी तरफ किया। मैं कभी भी तुम पर सख्ती नहीं करना चाहता, मगर तुम अपने रवैये से मुझे मजबूर कर देती हो या हट करती हो। अपने दिल के मुकाबला उंगली रखता उसे बताने लगा। मैं अब तुमसे दूर नहीं रह सकता हनी। तुम क्यों नहीं समझती हो? तुम्हारा ये गुरेज मुझे समझ नहीं आता। ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का टाइम देता हूँ, मगर तुम मुझे अपने खुद से करीब आने के लिए रोकोगे नहीं। 1 माह बाद हमारी शादी होगी और इस वक्त मैं कोई भी बात नहीं सुनूंगा, ओके? शाहबेज अपने रवैये के बहला बड़ी नरमी और मोहब्बत से उसे बोल रहा था, फिर उसका गाल थप्पा थप्पा कर वहां से उठ गया। जंगली जानवर, मेरे बाजू तोड़ दिए कमीने ने। एक बार मौका मिल जाए ऐसा मजा चखाऊंगी कि याद रखोगे। पीछे वो उसको कोसते हुए अपने दोनों हाथों को दबाने लगे। न जाने वो कितना बर्दाश्त करना पड़ेगा। माम कहाँ फंसा दिया आपने? उससे बातें करते हुए वो भी उठकर अपने कमरे में आई थी। हानिया के फ्रेब और शाहबेज के इश्क का आगाज हो चुका था। हानिया से अपने जाल में फंसाने के लिए हर वो हरबा आजमाने लगे जिससे शाहबेज पूरी तरह उसके काबू में आ जाए। शाहबेज उसके धोखे फ्रेब से बेखबर पूर उसकी मोहब्बत में आंधा होता हुआ उसके इश्क में डूबता जा रहा था। उसकी हंसी में खुद हंसता हुआ वो खुश होती तो शाहबेज को अपने इर्द गिर्द फूल खिलते हुए महसूस हो रहे थे। हर तरफ बहार ही बहार थे। वो पूरी तरह शाहबेज की हवासों पर छा गई थी। उसकी सुबह
ہانے کے نام سے شروع ہوتی اور رات کے آخری پیر تک اس کے ساتھ رہتا. اس کی سریلی آواز سنے، اس کا چاند سا معصوم چہرہ دیکھے بغیر اب چین کہاں تھا. اس کی باتوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ چلتا رہتا. اب تو خوابوں میں بھی ہانے کا بسیرا تھا. وقت آگے کیا لانے والا تھا کوئی نہیں جانتا تھا. شاویز بلیک سوٹ میں ملبوس، نفاست بال بنائے ہوئے ڈارک گلاسز کے ساتھ اس وقت اس خوبصورت موسم کا ہی حصہ لگ رہا تھا. اس نے اپنے عزیز انجان گھوڑے کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، جو سامنے سے بلیک جینس شرٹ میں لیدر کوٹ بوٹ پہنے ہوئے اپنے محسوس مغرور اسٹائل میں چلتی ہوئی آ رہی تھی. شاویز نے اسے ہر طرح کی آزادی دے دی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سب کچھ ایک ساتھ نہیں چینج ہو سکتا. اس لیے وہ ہانیہ کو آہستہ آہستہ اپنی روایت کے مطابق ڈالنا چاہتا تھا. اپنی مرضی سے آن لائن شاپنگ کر چکی تھی جس میں پینٹ شرٹ ہی زیادہ تھے. اب ہانیہ کی فرمائش پر ہارس رائڈنگ کے لیے دونوں آئے تھے. جہاں شاوی کے پاس دنیا کے قیمتی اور نایاب گھوڑے تھے، شاہ کے اشارے پر ملازم دونوں گھوڑوں کو رائڈنگ کے لیے باہر نکالا تھا. ہانیہ کے لیے اس نے سفید لمبے بال والی گھوڑی کا انتخاب کیا تھا جو دیکھنے میں جتنی خوبصورت تھی اتنی تیز اور چالاک تھی. واو بیوٹیفل، یہ میری ہے نا؟ وہ گھوڑے کو دیکھ کر خوشی سے چیخ اٹھی تھی. کتنا شوق تھا اسے ہارس رائڈنگ کا. انگلینڈ میں تو وہ ہر ویکینڈ پر اپنا یہ شوق پورا کرتی تھی. اب پاکستان آنے کے بعد اسے یہ موقع ملا تھا، وہ بھی اپنے من پسند گھوڑے کے ساتھ. شاویز بھی مسکراتے ہوئے اس کا خوشی سے دیکھتا ہوا چہرہ دیکھنے لگا تھا، جو اتنی سی بابا بچوں کی طرح چیخ چلا کر اپنی خوشی کا اظہار کر رہی تھی. کتنی معصوم لگ رہی تھی اس وقت بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے. ان کچھ دنوں میں ہی شاویز نے ہانے کا ایک الگ ہی روپ دیکھا تھا، معصوم بچوں جیسا. وہ ہانے تو کہیں کھو گئی تھی، جو مغرور گمنڈی ہانے کو تو نامو نشان بھی نہیں تھا. یہ لڑکی مجھے پاگل کر کے چھوڑے گی، اسی ادائیں دکھاتی ہے کہ بندہ گائل ہو کے جائے. اسے دیکھتے ہی دل میں سوچا تھا. سو مسٹر شاویز عالم، ہارنے کے لیے تیار ہو جائیں. وہ پیار سے گھوڑے کے گردن کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے چیلنج کرنے والے انداز میں بولی. اچھا ایسا ہے کیا؟ کون ہرائے گا مجھے؟ وہ بھی فل انجوائے کرتا ہوا مذاق اڑانے والے انداز میں بولا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ہانیہ کو نہیں معلوم کہ وہ گولڈ میڈل ہے. شاویز کا ہر شوق جنون کی حد تک ہوتا تھا. جب تک وہ اس میں جیت نہ حاصل کر لے سکون کے ساتھ نہیں لیتا تھا. یہی حال ہارس کا تھا. مجھ سے ریس لگائیں، پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے ڈان، اگر میں جیتا تو کیا ملے گا؟ جو آپ چاہیں گے. ترکی بابو ترکی جواب دے رہی تھی. سوچ لو، جو میں مانگوں گا دینا پڑے گا. بعد میں تم مکر نہیں سکتی. شیور، اگر آپ جیتے تو. وہ استحضائی مسکراتے ہوئے ڈارک گلاسز چڑھائے ہوئے بولی اور گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو گئے. ہاں ہاں ہاں، میری معصوم شیرنی کی خوش فہمیاں. پیرے کے جسم میں گھوڑے پر سوار ہو کر آنکھوں پر ڈارک گلاسز چڑھائے ہوئے گنی مچو اور قدرے بڑی ہوئی شیپ وہ کسی ریاست کا شہزادہ ہی لگ رہا تھا. اپنی شہزادی کے ساتھ دور تک سرسبز میدان میں گھوڑے دوڑاتا ہوا آخر کار جیت ہی کیا تھا. جیت تو تھی ہی، اس کا مقدر کیسے ہار جاتا. اب تو اسے اصل جیت اپنی محبت کو حاصل کرنا تھا. ہارنے کے بعد ہانے کا موڈ خراب ہوا تھا، جو آج پہلی بار کسی سے ہاری تھی اور افسردہ بھی تھی. اس شخص نے اسے نہ صرف بے بس کرنے کے لیے دنیا میں آیا تھا، اب اس کا یہاں رکنے کا کوئی ارادہ نہ تھا. بور ہو گئی تھی وہ، اسے ضد کر کے واپس حویلی آ گئی. شمیلہ بیگم کی ابھی روز کال اٹھی تھی. وہ اس کے روز ہی برین واش کرتی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. جب بھی وہ بیزار یہاں سب کچھ چھوڑ کر واپس آنے کی بات کرتی تو شمیلہ بیگم اسے اس کے ظلم، اس کا حق یاد دلاتی. اور ایک ایسی ماں تھی جو اپنے مفاد اور فائدے کے لیے بیٹی کو جہنم میں جھونک رہی تھی. صحیح کہتے ہیں، لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے. ساری زندگی عیش و عشرت سے گزارنے کے بعد ان کو اپنی تعریف سننے کی اتنی عادت ہو چکی تھی کہ اب اپنی غربت اور محتاجی کی زندگی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی.